एक दिन दरोगा साहब गश्त पर होते हैं, ड्यूटी कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जिसको वो पकड़कर अपने साथ थाने लेकर के आ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, उस जिले में, उस मोहल्ले में, पूरे उस क्षेत्र में हलचल सी मच रही होती है। लोगों के अंदर एक दहशत सी होती है, क्योंकि कब किस आदमी की जेब कट जाए किसी को पता ही नहीं चलता था। तभी दरोगा साहब उस व्यक्ति को पकड़ करके लाते हैं और उसके साथ में उससे पूछताछ करने लगते हैं। वो कहता है कि साहब, हम कभी इस तरीके का हमने कभी कोई काम ही नहीं किया है। तभी दरोगा साहब उस व्यक्ति को अपनी टांगों के बीच में दबा करके, जोर से दबाने के बाद में उससे बार बार सख्ती से पूछताछ करते हैं कि आखिरकार तुम ये बताओ कि तुम लोगों की जेबें कब और कैसे काट लेते हो, और इतनी सफाई के साथ कैसे काट लेते हो कि किसी को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती है। पर वो कहता है कि साहब, आपको शायद किसी ने गलत सूचना दी है, आपको जो जानकारी मिली है वो गलत है, हमने कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया है। और तब तक उस थाने के अंदर काफी फरियादी इकट्ठा हो जाते हैं। दरोगा साहब को ऐसा लगता है कि जैसे कि शायद बहुत लोग इकट्ठा हो चुके हैं और काफी देर उसके साथ में वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। पर वो व्यक्ति जब दरोगा साहब को कुछ बताता ही नहीं है, तभी वो अपने स्टाफ को बुलाते हैं और ये कहते हैं कि इसको ले जा करके सीधे लॉकअप में बंद कर दो। अब उस व्यक्ति को उस लॉकअप में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद में दरोगा साहब अपने जितने भी फरियादी होते हैं उनकी सारी लोगों की समस्याएं सुनते हैं। समस्याएं सुनने के बाद में शाम का काफी वक्त हो चुका होता है, उन्हें खाना खाने के लिए जाना होता है। तभी वो अपने रूम पर खाना खाने के लिए जाते हैं और जब वो अपने रूम पर पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी होती हैं, वो दरोगा साहब से कहती हैं कि मैंने आपसे कुछ मंगाया था, पर आप दिन भर के बाद उस चीज को भूल गए और फिर आप उस चीज को लेकर के नहीं आए। तभी दरोगा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस चीज को अभी मंगा देता हूं, तुरंत मंगा देता हूं। वो तुरंत अपनी जेब में हाथ डालते हैं और जैसे ही जेब में हाथ डालते हैं, पैसा निकालना चाहते हैं, पर उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं होता। दरोगा साहब ये देख करके हैरान हो जाते हैं और उसके बाद में वो तुरंत फिर थाने आते हैं। थाने आकर के उस जो व्यक्ति लॉकअप में बंद होता है, उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने हमारी ही जेब काट दिया, और कब काट दिया, कैसे काट दिया। वो कहता है कि साहब, आप बार बार हमसे पूछते थे ना कि आप लोगों की जेब इतनी सफाई के साथ में कैसे काट देते हो। बस साहब, इसी तरीके से मैं जेबें काटता हूं। दोस्तों, ये कहानी आज की नहीं, करीब आज से 40 वर्ष पहले की है। उस व्यक्ति की उम्र लगभग रही होगी 30 वर्ष के आसपास। पर अब आज 40 वर्ष के बाद एक बार फिर उसी जगह, उसी शहर में सारे लोगों के जवान पर वही चीज फिर से होती है कि वही जेब कतरा जो लोगों की इतनी सफाई के साथ में जेबें काट दिया करता था। आज जब उसकी उम्र लगभग 70 साल हो जाती है, तब उस व्यक्ति का कत्ल हो जाता है। और जैसे इस बारे में लोगों को पता लगता है कि उस व्यक्ति का जो लोगों की इतनी सफाई के साथ में जेबें काट दिया करता था, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था, उस व्यक्ति की किसी ने हत्या कर दी है। हर लोग की जबान पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर उस व्यक्ति की चर्चा होने लगती है और उस व्यक्ति का नाम एक बार फिर लोगों की जुबान पर रट जाता है। उस व्यक्ति की आखिरकार हत्या किसने की थी और क्यों की थी, ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। मगर उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की। अमरोहा की ही एक कोतवाली लगती है हसनपुर, और उसी हसनपुर का एक मोहल्ला पड़ता है होली वाला, हिरन वाला। 2 मई 2025 की सुबह करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है और तभी जो उस मोहल्ले के लोग होते हैं, वो लोग काफी परेशान होने लगते हैं। वैसे तो उस मोहल्ले में कई दिनों से कुछ बदबू सी आ रही होती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है
वैसे वैसे बदबू बढ़ने से लगती है। तभी 2 मई 2025 की सुबह जो उस मोहल्ले के लोग होते हैं वो लोग इकट्ठा होकर के इस बात की चर्चा करते हैं कि आखिरकार मोहल्ले के जो लोग हैं इस तरीके की गंदगी पूरे मोहल्ले में कर दिया है कि जिससे कि मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है। पर वो बदबू उस मोहल्ले के लोगों के द्वारा फेंकी गई चीज की नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता है, दिन बीतते हैं, वैसे वैसे जब उस बदबू वो लोगों के घरों तक पहुंचने लगती है, बढ़ने लगती है, लोग परेशान होते हैं और परेशान होने के बाद में इस चीज की सूचना उस कोतवाली को देते हैं। कोतवाली पुलिस को देते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में जब ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये बदबू आ कहां से रही है, तभी पुलिस को एक ऐसा मकान दिखता है। पुलिस उस मकान पर संदिग्ध, उसे ऐसा कुछ लगता है कि जैसे बदबू इस मकान के अंदर से आ रही है, इस घर के अंदर से आ रही है। उस मकान को खोला जाता है और खोलने के बाद में जब उसका जो बेडरूम होता है उस बेडरूम को खोला जाता है तो पुलिस देखती है कि आखिरकार उस बेडरूम के अंदर से ही इस तरीके की विचित्र बदबू आ रही होती है। और जब उस बेड को खोला जाता है तो उस बेड के अंदर एक लाश पड़ी होती है। ये देख करके पुलिस चौंक जाती है और जब पता करती है तो उस व्यक्ति का नाम होता है हनीफ। पुलिस परेशान होती है कि आखिरकार इस व्यक्ति की हत्या किसने की है। तभी पुलिस अब उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहती है, आसपास के लोगों से पता करती है, उसके मोहल्ले को लोगों से जानकारी करती है। तब पुलिस को यह पता लगती है कि साहब पहले इस व्यक्ति की शादी एक महिला के साथ में होती है, पर उस महिला से इसकी कुछ पटती नहीं है, जिस वजह से उस महिला के साथ इसका तलाक हो जाता है और फिर उसके बाद में यह एक दूसरी महिला के साथ में शादी करता है और उस दूसरी महिला से इसे 5 बेटे और 2 बेटियां, कुल मिला के 7 बच्चे होते हैं। पर कुछ दिनों के बाद इन दोनों पति पत्नी के बीच में फिर झगड़ा होने लगता है, क्योंकि वो व्यक्ति होता है जो हनीफ होता है, उसे यह शक होता है कि उसकी पत्नी के संबंध किसी और के साथ में है। इस वजह से जब उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है तो वो दोनों फिर अलग अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं और तब से वो जो व्यक्ति हनीफ होता है वो उस मकान पर अलग रह रहा होता है। तभी पुलिस उसकी उस दूसरी पत्नी के पास में जाती है। शायद पुलिस को ऐसा लगता है कि जरूर कहीं न कहीं उसकी पत्नी का हाथ हो सकता है और पुलिस जब उसकी पत्नी से पूछताछ करती है पर पुलिस को वहां से कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता है जिससे यह साबित हो कि उसकी पत्नी ने उसको नुकसान पहुंचाया है या उसकी हत्या करी। अब पुलिस वहां से वापस आती है और वापस आने के बाद में अब अपनी जांच को वो एक दूसरे एंगल की तरफ ले जाती है। तभी पुलिस उस मोहल्ले के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालना चालू करती है और उसके बाद में पुलिस उस व्यक्ति का मोबाइल कॉल डिटेल निकलवाती है, जहां से मालूम पड़ता है कि 27 अप्रैल से उस व्यक्ति का मोबाइल बंद होता है, पर 27 अप्रैल के पहले उसने उन 15 लोगों से बात की थी। उन 15 लोगों में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है शमशेर। पुलिस उस व्यक्ति के बारे में पता करती है तो पता यह भी लगता है कि ये जो हनीफ होता है ये लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता है। तभी पुलिस उन 15 लोगों से बातचीत करती है, पर जब पुलिस उन 15 लोगों से 14 लोगों से बातचीत करती है तो पुलिस को ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिलता है जहां से उसे लगे कि किसी व्यक्ति ने उसको इस तरीके का नुकसान पहुंचाया है। पर पुलिस जब शमशेर के घर पर जाती है और शमशेर से बातचीत करती है तो पुलिस को शमशेर के ऊपर शक हो जाता है। शमशेर कहता है कि साहब उसने मुझसे पैसे मैंने उससे ब्याज में लिए थे और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। तभी पुलिस जब शक्ति के साथ में शमशेर से पूछताछ करती है, अपने तरीके से उससे बात करती है, तब जो शमशेर होता है वो डर जाता है और डरने के बाद में वो एक ऐसी कहानी पुलिस को सुनाता है जिसे सुन करके पुलिस भी मजबूर हो जाती है, उसके पैरों के नीचे की भी जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, शमशेर जो होता है वो कहता है कि साहब हमने हनीफ से 20,000 रुपए ब्याज पर लिए थे और जिस समय मैं उससे पैसा लेने के लिए जाता हूं तब जो शमशेर होता है वो उससे कहता है कि आखिरकार आप हमसे पैसा तो ले रहे हैं पर उसके बदले में आप गिरवी क्या रख रहे हैं। शमशेर उससे कहता है कि उसके पास में एक मोटरसाइकिल है और वो मोटरसाइकिल गिरवी रख देगा, पर उसे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। शमशेर अपनी मोटरसाइकिल हनीफ के पास में गिरवी रख देता है और उससे 20,000 रुपए वो ले लेता है।
पर जैसे ही कुछ दिन का समय बीतता है, कुछ दिन समय बीतने के बाद में जब शमशेर उसके पैसे को वापस नहीं कर पाता है, तब जो हनीफ है वो शमशेर से एक दिन कहता है कि या तो उसके वो पैसे ब्याज सहित वापस करे या फिर गिरवी कोई और चीज रखे। तब शमशेर कुछ उसके घर पर बैटरियां होती हैं, अपनी उन बैटरियों को वो हनीफ के यहाँ गिरवी रख देता है। और फिर एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ में हनीफ के घर पहुंच जाता है। वो इसलिए कि वो हनीफ से ये कहना चाहता है कि उसे बाइक की जरूरत है और वो बाइक उसको वापस कर दे, बैटरी बल्कि वो रख ले। पर जब वो अपनी पत्नी को लेकर के उसके घर पर जाता है तो वो कहता है कि हनीफ उससे कहता है कि उसकी पत्नी देखने में काफी सुंदर है, इसलिए वो 1 महीने को अपनी पत्नी को मेरे पास में छोड़ दे, जिससे कि वो ब्याज और पैसा दोनों माफ कर देगा। शमशेर कहता है कि वो इतना मजदूर है, पर इस तरीके का नहीं है कि वो अपनी ही पत्नी को किसी और को सौंप दे। और इस बात को लेकर के शमशेर और हनीफ के बीच में झगड़े होने लगते हैं। बात धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तभी जो शमशेर की पत्नी वहीं से दूर बैठी हुई अपने पति के वापस चलने का इंतजार कर रही होती है और वो दोनों कमरे के अंदर इस बात को लेकर के बहस कर रहे होते हैं। तभी शमशेर को गुस्सा आ जाता है और शमशेर एक जोरदार जो चीज होती है उससे उसके सर पर वार कर देता है और वार करने के बाद में अपने गमछे से उसके गर्दन पर फंदा लगा करके इतनी तेज से खींचता है और इतनी देर तक खींचता है कि जब तक हनीफ की मौत नहीं हो जाती। और जब हनीफ की मौत हो जाती है तब वो दोनों सोचते हैं कि आखिरकार इसकी लाश को ठिकाने कहां लगाएं। तभी वो उसके बेड में उसको ही पैक करके और अपनी बाइक लेकर के वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। पुलिस को जब सीसीटीवी कैमरा पुलिस खंगालती है तो ऐसा वीडियो भी पुलिस को शमशेर और अपनी पत्नी के साथ हनीफ के घर आते और जाते दिखता है। इसी वजह से पुलिस को शमशेर पर शक होता है और पुलिस शमशेर से पूछताछ करती है। पुलिस शमशेर को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज देती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आखिरकार जो शमशेर ने किया गलत किया या सही किया। लोगों का कहना है कि शमशेर ने जो भी किया अपनी पत्नी के लिए किया, सही किया। दोस्तों, कानून की नजर में सही नहीं है, ये पूरी तरह से गलत है। किसी भी हालत में कानून को हमें अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। अगर शमशेर इस तरीके से उससे बातचीत करता था तो उसे कानून की मदद लेनी चाहिए था, पुलिस के पास में जाना चाहिए था। अब शायद शमशेर की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।